सोचिए ज़रा, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी से हर चीज़ मुमकिन लगती है, लेकिन फिर भी एक बुनियादी सवाल है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम आज भी भूखे क्यों हैं? है ना अजीब बात कि इतनी तरक्की और पैदावार के दौर में भी बड़े पैमाने पर भूख का वजूद है। चलिए, इसमें गहराई से उतरते हैं और इस आलमी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजूहात को समझते हैं। और जब हम इस मसले की बात करते हैं ना, तो असल में हम नंबर्स या स्टेटिस्टिक्स की नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं। इसकी बुनियाद में वो लोग हैं जो हमारे ग़िज़ाई निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये उन्हीं छोटे किसानों के हाथ हैं जो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को खाना खिलाते हैं, लेकिन अफसोस कि खुद सबसे ज़्यादा गैर महफूज रहते हैं। और हम कितने बड़े पैमाने की बात कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना है तो ये सुनिए। सिर्फ 2008 में जब ग़िज़ाई बहरान अपने उरूज पर था, 10 करोड़ नए लोग भूख की सफ में शामिल हो गए। इससे दुनिया भर में भूखे लोगों की तादाद तकरीबन 1 अरब तक पहुंच गई। ये एक हैरानकुन अदद है और ये बताता है कि ये मसला कितना फौरी तवज्जो चाहता है। तो यही सबसे अहम बात है। इन नंबर्स के पीछे जो है ना, वो असल इंसानी कहानियां हैं। पेरू के पहाड़ों में रहने वाला होजे या माली के खेतों में काम करने वाली आयसा, इन जैसे लोगों की पूरी जिंदगी ज़राअत पर चलती है और अक्सर इंतहाई मुश्किल हालात में। उनकी कहानियां ही इस बहरान का इंसानी चेहरा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है, आखिर उनकी रोजी रोटी इतनी गैर यकीनी है क्यों? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा तारीख में, ये देखने के लिए कि ये आलमी ग़िज़ाई नक्शा आखिर बना कैसे था। और यहाँ से ना कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मौजूदा फूड सिस्टम है वो लोगों को खाना खिलाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं जो नौआबादियाती दौर तक जाती हैं, जब ज़राअत का मकसद लोगों का पेट भरना नहीं बल्कि दूर दराज की सनतों को फ्यूल करना था। इस तब्दीली को वक्त के साथ साफ देखा जा सकता है। नौआबादियाती दौर से पहले अफ्रीका जैसी जगहों पर मुतनावे ग़िज़ाई निज़ाम थे जो मुकामी ज़रूरियात पूरी करते थे। फिर नौआबादियाती इंतज़ामिया आईं और उसने ज़मीन और मेहनत का रुख पूरी तरह से ग्लोबल नॉर्थ के लिए बरामदाती फसलें उगाने की तरफ मोड़ दिया। और आज़ादी के बाद भी बहुत सी पॉलिसीज़ बरामदात पर ही मरकूज़ रहीं, जिससे मुकामी ग़िज़ाई निज़ाम नज़रअंदाज होते गए। तो आप समझ लीजिए कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। रिवायती निज़ाम कम्युनिटी को खाना खिलाने और मुकामी किल्लत से निमटने के बारे में था। इसके बरक्स नौआबादियाती निज़ाम ने कपास और कोको जैसी फसलों पर जोर दिया, नकद टैक्स लगाए और गैर मुल्की सनातों को माल फराहम किया। तरजीह लोगों से मुनाफे की तरफ मुंतकिल हो गई, बिल्कुल साफ। और इस सब का अंजाम क्या हुआ? ये एक ऐसी हकीकत है जो आपको हिला के रख देगी। अफ्रीका दुनिया का वाहिद खित्ता है जहां बरामदाती पैदावार में इजाफे की वजह से गरफी कस ग़िज़ाई पैदावार में कमी आई। इसी ने आने वाली नस्लों के लिए भूख की बुनियाद रखी। तो एक तरफ ये तारीखी बोझ था और इसमें आग पर तेल का काम किया एक नए जदीद मसले ने, ज़राअत में सरमायाकारी की शदीद कमी। नौआबादियाती दौर की मीरास तो थी ही, लेकिन पिछली चंद दहाइयों में ज़राअत को जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, उसने हालात को और भी बुरा बना दिया। सब्ज़ इनकलाब या ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी शुरुआती कामयाबियां तो थीं, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ज़राअत में आलमी सरमायाकारी बंद सी हो गई? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इसका जवाब ही मौजूदा बहरान को समझने की चाबी है। ज़रा इन नंबर्स को देखिए, आप खुद हैरान रह जाएंगे। 1980s के आखिर में ज़राअत के लिए आलमी इमदाद सालाना तकरीबन 20 अरब डॉलर थी, लेकिन 2000 के शुरू तक ये 75% गिरकर सिर्फ 4 अरब डॉलर रह गई। इसने एक ऐसा खला पैदा किया जिसने गरीब किसानों को बिल्कुल लाचार करके रख दिया। और अगर आप ग्लोबल प्रायोरिटीज़ का आईना देखना चाहते हैं, तो इस मवाज़ने से बेहतर कुछ नहीं। 2009 में माली शोबे को बचाने के लिए कम से कम 8.7 ट्रिलियन डॉलर्स पंप किए गए, जबकि उससे सिर्फ 2 साल पहले पूरी दुनिया की ज़राअत के लिए इमदाद सिर्फ 5 बिलियन डॉलर थी। फ़र्क देख रहे हैं आप, ट्रिलियंस और बिलियंस का। ये बताता है कि ज़राअत को कितनी कम अहमियत दी जा रही थी। तो ठीक है, मसला समझ आ गया, सरमायाकारी कम है, लेकिन अब इसका हल क्या है? मौजूदा दौर में इससे निमटने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनमें सरमायाकारी को वापस लाने के लिए नए मॉडल्स पर तवज्जो दी जा रही है। इनमें से एक अहम आइडिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी PPPs। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद एक ऐसा निज़ाम बनाना है जिससे मज़ीद वसाइल हासिल हों, खतरात को तकसीम किया जा सके और सरकारी और निजी शोबों दोनों की ताकत को इस्तेमाल करके बड़ी रुकावटों को दूर किया जा सके।
تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیے اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلے کسانوں کی تنظیمیں اور تجارتی خریدار ایک کاروباری معاہدہ کرتے ہیں۔ اس سے کسان اپنی پیداوار بڑھا کر معیار کو یقینی بناتے ہیں اور بدلے میں خریدار کو معیاری مال کی مستقل فراہمی ملتی ہے۔ ایک ون ون سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس ماڈل کے ریزلٹس وہ تو کمال کے ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک مثال لیں، نائجیریا کی۔ وہاں ایک PPP منصوبے میں کسانوں کی فی ہیکٹیئر آمدنی $235 سے بڑھ کر $1000 تک پہنچ گئی۔ یہ 160% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہے۔ یہ چھوٹا موٹا اضافہ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے والی تبدیلی ہے۔ لیکن یہ ماڈلز کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم سرمایہ کاری کر کس پر رہے ہیں، اور یہ ہمیں شاید اس مسئلے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے، یہ خیال کہ اگر ہم خواتین میں سرمایہ کاری کریں تو وہ دنیا کو کھانا کھلا سکتی ہیں۔ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور پیسہ یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ جو آخری اور سب سے ضروری ٹکڑا ہے وہ ہے لوگوں میں انویسٹ کرنا، خاص طور پر ان کسانوں میں جو سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ ہمیں پیداوار کے ساتھ ساتھ انسانوں پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ اور یہ انسان مرکز سوچ پورا گیم بدل دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیدھا ان خواتین میں سرمایہ کاری کرنا جو گھروں میں غذائی تحفظ کی ضمانت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسانوں کی تنظیموں کو اتنا طاقتور بنانا کہ وہ بہتر قیمتیں حاصل کر سکیں، لوگوں اور ان کے علم کو سب سے اہم وسیلہ سمجھنا، اور موسمیاتی یا مالی جھٹکوں سے بچاؤ کے لیے تحفظ فراہم کرنا۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس مسئلے کی بالکل جڑ تک جاتی ہے۔ صرف بہتر ٹیکنالوجی دے دینے سے بھوک ختم نہیں ہوگی، جیسا کہ اس اقتباس میں کہا گیا ہے۔ نئی ٹیکنالوجیز اکثر علم پر مبنی ہوتی ہیں، ان کی کامیابی کا انحصار کسانوں کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ اس لیے انسانی سرمایہ اور اختیار یہی تبدیلی کا اصل انجن ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آ جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک ایسا مستقبل جہاں سب کے پاس کھانا ہو، اس تک پہنچنے کا راستہ بہتر ٹیکنالوجی سے گزرتا ہے یا ایک بہتر انصاف پر مبنی نظام سے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم سب کو آگے بڑھنے سے پہلے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔